11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है आशीष। टाइटल तो याद नहीं है, पर ये हैं गुजरात के राजकोट से। 13 नवंबर 1982 18:45। ध्यान से समझिएगा, ये कुंडली बड़ी अद्भुत और विचारणीय है। और एक बात बताऊँ, एक बात बताता हूँ। दीपक में तेल न हो तो बाती जलती है और वो ज़्यादा देर तक नहीं जल पाती है। तात्पर्य ये है कहने का कि जिस तरीके से उस बाती में आवश्यकता दीपक को जलाने के लिए तेल की होती है, ठीक उसी तरीके से हमारे जीवन में और हमारे आगे बढ़ने में हमारे जो निकट संबंधी होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। इसलिए कभी भी उन्हें छोड़ने से पहले और चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति से जी रहे हो, उन्हें पकड़ने का ही प्रयास करना चाहिए। आजकल लोग रिश्तेदारी तोड़ने में ज़्यादा भरोसा करने लगे हैं और ख़ुद को दरवाजे में बंद कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। वो हमारे लिए तेल के सदृश होते हैं। हम बाती हैं और रोशनी हमारी बुद्धि, जिससे समाज और दुनिया भर के लोग आलोकित और प्रकाशित होते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ये छोटी सी बात जो आपको बताना चाह रहा था, ये वृषभ लग्न की कुंडली बनती है। अब ध्यान से समझना, ये कुंडली बड़ी विस्तार वाली है और विस्तार भी इसको दूंगा थोड़ा सा। तो वृषभ लग्न की कुंडली, लग्न के अधिपति शुक्र जाकर के स्वग्रही होकर के बैठे हैं, गुरु, बुध, शनि और चंद्रमा। एक बात जो सबसे पहले ही बता दूं, इस कुंडली में 12 भाव हैं, पर ग्रहों ने सबसे ज़्यादा बैठना कहाँ शुरू किया है? यहाँ 2 ही भाव में सारे ग्रह। है ना अद्भुत? इसे युग्म योग कहा जाता है और ये योग ठीक नहीं होता। जब जन्म कुंडली के प्रत्येक ग्रह 2 ही घरों में अपने आप को बांट लेते हैं तो युग्म योग उत्पन्न होता है और इस योग में जन्मे जातक की परेशानियां सामान्यतया कई लोगों के मुकाबले ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब यहाँ पे परिवार की मुश्किल और परिवार में मुश्किल, समस्याओं का कभी भी ख़त्म ना होना। जातक, एक बात बताता हूँ, बड़ी अजीब है। अगर आप कुंडली को ज्योतिषी के पास समाधान के लिए दिखाने जा रहे हो तो थोड़ा ठहर जाओ। ज्योतिषी समाधान नहीं देता। ज्योतिषियों का मुख्यतया काम होता है ये बताना कि कब तक और कब से और कारण क्या है। जिसके पास ज़्यादा समाधान है उसके पास बड़ी लंबी भीड़ है। हाँ, सच्ची बात है। जिसके पास ज़्यादा समाधान है उसके पास बड़ी लंबी भीड़ है, उसकी फी भी ज़्यादा है, पर होता कुछ भी नहीं है। होता कुछ भी नहीं है, ये पक्की बात है और मैं सीधे तौर पे बात बोल रहा हूँ। होना तो वही है जो हो रहा है। कुंडली दिखाने का मूल मतलब और अर्थ ये होता है कि क्यों हो रहा है ये जानना और कब तक होगा ये जानना। समाधान का मतलब क्या? अगर समाधान होता श्रीमान तो राजा परीक्षित मारे नहीं गए होते सर्पदंश के द्वारा और अभिमन्यु की मृत्यु भी नहीं हुई होती। ये तो मैं हर बार कहता हूँ। और फिर राजा हरिश्चंद्र के उदाहरण के बाद सोच लो, होना तो वही है ना। कोई भी ज्योतिषी अगर आपको ब्रह्मा बन के ये कह दे ये ठीक हो जाएगा तो सामने आके बोले मेरे नहीं हो सकता, ये नहीं होता है। झेलना तो पड़ेगा आपको। जो योग और जो दुर्योग आपकी कुंडली में लगे हैं उसको ना तो कोई ज्योतिषी शांत कर सकता है और ना कोई ज्योतिषी उसका समाधान ढूंढ सकता है। वो विधाता की लिखी बात है जो आपके कर्मों के आधार पर परिगणित होकर के आपकी कुंडली में कुंडली मार के बैठा है। अब इस पे तर्क ना हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। पर दूसरी बात, यहाँ पे इतने सारे ग्रहों का प्रभाव और युग्म योग में जन्मे जातक को पारिवारिक परेशानियाँ ज़्यादा झेलनी पड़ती हैं। एक तरफ 2 लोगों में से कई बार चुनने की स्थिति बन जाती है। पर ये बात बड़ी गंभीरता से समझने की है कि अगर जन्म कुंडली के सारे ग्रह 6ठे भाव में बैठेंगे तो परेशानी तो देंगे। और उसके बाद मंगल और केतु, अष्टम का मंगल तो भूकंप की सी स्थिति पैदा कर देता है जीवन में। अचानक व्यक्ति, अब इनका जन्म जो हुआ है वो दक्षिणायन में हुआ है तो समस्या यहाँ भी गंभीर। जन्म का वार शनिवार का है और ऊपर से चंद्रमा भी जो है वो पापक ग्रह बन रहे हैं। कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी त्रयोदशी के करीब निकटस्थ हैं। मतलब वहाँ पे भी समस्या एक तरफ अलग, जहाँ मन जातक का परेशान। धन के आगमन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। दक्षिणायन में होने से सारे पापक ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा पड़ने और बढ़ने लगता है। शनिवार के जन्मे होने से व्यक्ति स्वयं ही अपनी ही इच्छाओं के मृत्यु का कारण बन जाता है। कैसे? वो कुंठा से ग्रसित हो जाता है। वो जो चाहता है कई बार वो देखता ही रह जाता है और वो
हाथ से यूं निकल जाती हैं चीज़ें। कुंडली को समझना चाहिए, जिस तरह से सत्यनारायण भगवान की कथा समझी और बांची जाती है, ज्योतिषियों के पास कुंडली जाकर के समझो। यहाँ तो लोग ये कहते हैं पंडित जी जल्दी मेरी कुंडली देख लो। अरे भाई, इतनी जल्दबाजी जीने में है, कुंडली को तो वक्त दे दो। पक्की बात, समझिए कि कुंडली है क्या। उसको यूं बैठ करके जिस तरह से वर्ष के आरंभ में वर्ष का पंचांग पढ़ा जाता है और समझा जाता है, ठीक उसी तरीके से कुंडली भी बांचने की चीज़ है, उसको समझने की चीज़ है। उसको वक्त दीजिए घंटे 1.5 घंटे, तब जाकर के उसका सार निकलेगा। पर यहाँ तो पंडित जी परीक्षा है, जल्दी से बता दो, पंडित जी ये है, जल्दी से बता दो। अरे भाई, इतनी जल्दबाजी कहाँ। इतनी जल्दबाजी में होता तो दुनिया इधर की उधर ना हो जाती ना, बिल्कुल हो जाती। अब आइए यहाँ, ये संबंधों के निभाने का भाव, यहाँ राहु। पर अच्छी बात है कि वो मिथुन में बैठे हैं। यहाँ टूटे तो जुड़ने को तैयार हो। अगर कोई भी टूटे या कोई भी छूटे तो ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी को अपना लोगे तो वो छोड़ के जाएगा या वो आपके पास आएगा तो कई लोग आपको छोड़ देंगे। वो निस्संदेह ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि सबको छोड़ना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप पकड़ लोगे तो वो लोग भी बाद में आ जाएंगे। तो एक को पकड़ लो। अब ऐसी स्थिति कि जहाँ जो कुटुंब होते हैं वो कई बार छूटते से रहते हैं, क्योंकि यहाँ का अधिपति बुध भी जो है वो ऋण में भी बना रहा है, व्यक्ति को ऋणी भी बना रहा है, धन की समस्या से अवगत भी करा रहा है। धन भाव के अधिपति बुध अपने भाव से पंचमस्थ, शुक्र के साथ गुरु, लाभ के अधिपति ऋण बना रहे हैं। धन के अधिपति का संबंध ऋण से, शुक्र जो है वो स्वयं ऋण और परेशानी में। तो ये 3 ग्रह, बुध, शुक्र और गुरु, बुध, शुक्र और गुरु, ये 3। अब चंद्रमा के बाद शनि। चंद्रमा कौन है? पराक्रमेश। तो ये तो ठीक है, चलो, कि त्रिक का अधिपति होकर के त्रिक में बैठा है, व्यक्ति को ढाढ़स और हिम्मत देगा। ये चंद्रमा ऐसी स्थिति में इनको, हालांकि वो पापक बन रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति के माता के बीमारी का कारण बने, व्यक्ति के स्वयं के वैचारिक रूप से कमजोर होने का, तुरंत ही उतावला हो जाए, तुरंत ही मानसिक रूप से कमजोर हो जाए, धन की स्थिति को वास्तविक रूप से समझ ना पाए, धन बचाने के पीछे बड़ा भागता है पर उसमें कई बार असफलता ही हाथ लगती है। ये चंद्रमा ऐसा करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ बैठे हैं शनि, जो कि वृषभ लग्न की कुंडली के लिए भाग्य और दशम, इन दोनों को अब यहाँ से होगा क्या कि इसकी परेशानी, नौकरी व्यक्ति सरकार से जुड़ करके करे पर वो भी परमानेंट न रहे। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है वो पापक है, और चंद्रमा जो होता है वो किसी भी व्यक्ति की कुंडली में डिपेंडेंसी इस बात की रख देता है कि व्यक्ति का काम रेगुलर होगा या इरेगुलर होगा। अगर आप लगातार 10 दिन पढ़ रहे हो, 11वें दिन किसी न किसी परिस्थिति के कारण आपका प्रभाव व्यय में जा रहा है, या फिर मान लो 10 दिन पढ़े, 11वें दिन आपको तबीयत में आपकी खराबी हो रही है, या 10 दिन तक लगातार कुछ काम किया, 11वें दिन उसमें गैप हो रहा है, यह डिसकंटिन्यूटी का कारण निस्संदेह चंद्रमा के कारण होता है और वही इसकी जिम्मेदारी निभाता है। वो भी कमजोर, क्योंकि काम में और भाग्य में ये हमेशा साथ तो देगा नहीं, क्योंकि चंद्रमा के पास रोग में वो बैठा है, तो मन का रोगी, पराक्रम का संपूर्ण परिणाम न मिले। और एक बात है कि जहां पे इतने सारे ग्रह बैठे हैं तो क्या ये यहीं बैठे हैं? तो चलित चक्र में अगर विचार करते हैं तो इनकी कुंडली में चलित चक्र में जो स्थिति बन रही है वहां पे गुरु, बुध, शुक्र और सूर्य, गुरु यहां, बुध यहां, शुक्र यहां और सूर्य भी यहीं पे। सूर्य यहां कैसे? सूर्य भी यहीं बैठ रहे हैं जन्म कुंडली में, सूर्य भी यहीं बैठ रहे हैं। इस वजह से तो गुरु, बुध, शुक्र और सूर्य, ये 4 ग्रह यहां सूर्य भी हैं, सूर्य भी यहीं बैठे। तो यहां पे ऐसी स्थिति में ये 4 ग्रह यहां बैठ रहे हैं। पर परिणाम छठे भाव का कितने ग्रहों का मिला? तो जन्म कुंडली में चंद्रमा और शनि जो हैं वो जन्म कुंडली में यहां, मतलब इतने सारे ग्रह यहां बैठे तो हैं पर वस्तुतः चंद्रमा और शनि ही यहां बैठे हैं, बाकी सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र यहां का फल कर रहे हैं। मतलब क्या है कि गौर करें तो सूर्य यहां का फल करा, गुरु यहां का फल करा, शुक्र यहां का फल करा और बुध यहीं का फल करा। तो सूर्य, बुध, शुक्र एक साथ बैठ गए तो भाव का कमजोर होने यानी कि दाम्पत्य को कमजोरी मिलेगी। और वृषभ लग्न की कुंडली में गुरु कौन होते हैं? अष्टम के अधिपति। तो अगर कहीं से भी अष्टम भाव का जो अधिपति है अगर सप्तम का फल करेगा तो दाम्पत्य में कमजोरी और पत्नी को अड़ियल, क्योंकि एक साथ तीनों जब बैठेंगे सूर्य, बुध और शुक्र तो निसंदेह उस भाव को कमजोरी प्रदान कर ही देते हैं। और ये भाव जो है वो डेली बेसिस के इनकम का होता है, ये परेशान और त्रस्त हो जाएगा। दशाओं में अगर गौर करते हैं तो व्यक्ति के ऊपर से अभी जो दशा चल रही है वो शनि की चल रही है। अब एक बात जो बड़ी गंभीरता से समझने वाली है, इस शनि की दशा को अगर आप समझते हैं तो ये ग्रह की कुंडली में उच्च के बैठे हैं और वहीं सूर्य भी बैठे हैं, वहीं शुक्र भी बैठा है और वो अच्छा भी होता है।
पर वो कमजोरी क्यों और इतनी मशक्कत क्यों करा रहे हैं? भाग्य और दशम के अधिपति व्यक्ति को सरकार से जुड़ करके काम करवाते हैं और दिला तो देते हैं, पर चंद्रमा जो कारण बना वो छुड़वाने का कारण बन रहा है। वो काम रेगुलर नहीं रहता है, ये कारण है। और दूसरा, वो शनि भाग्य और दशम स्थान को प्रतियोगिता में और काम में और कार्य क्षेत्र में हमेशा ही परेशानी डालते हैं। नौकरी लग जाए पर उसमें इरेगुलरिटी बनी रहे, वहां से संतुष्टि ना हो, किसी न किसी वजह से वहां पे तूफान मचा रहे, तो ये स्थिति बनती है। क्योंकि दशम का अधिपति प्रतियोगिता कर रहा है। ये केंद्र का अधिपति अगर यहां बैठ जाता तो इतना ज़्यादा अच्छा हो जाता। यही केंद्र का अधिपति शनि जो यहां प्रतियोगिता कर रहा है, अगर ये यहां बैठ जाए, अगर दशम के अधिपति शनि यहां बैठ जाते, अगर वही दशम के अधिपति यहां भी बैठ जाते, तो भी व्यक्ति अपने पराक्रम से आगे बढ़ जाता। लेकिन वो तो हो नहीं रहा। निस्संदेह वो नौकरी दे रहा है, निस्संदेह वो पिता को बेहतर पोजीशन वाला बना रहा है, लेकिन वो भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। और यही कारण है कि व्यक्ति के जीवन का दाम्पत्य, व्यक्ति के जीवन का आय का क्षेत्र, व्यक्ति के भाग्य का प्रभाव, व्यक्ति के कर्म क्षेत्र का नुकसान हो रहा है। और ये शनि की दशा में ऐसी चीजें होती हैं। पर एक बात और बताऊं तो व्यक्ति के पास धन की स्थिति, राहु यहां बैठे हैं आर्द्रा के, ये ठीक है, ये कमजोर नहीं कहूंगा। और दरअसल राहु का प्रभाव हर जगह से प्रभावित कर रहा है सभी ग्रहों को। राहु का प्रभाव यहां इतने सारे ग्रहों को प्रभावित करने के बाद यहां पे भी राहु मंगल, ये ठीक नहीं। मंगल मित्र की राशि में बैठे हैं जिसका अधिपति विपरीत राजयोग बना रहे, पर वो भी कमजोर कहूंगा, क्योंकि लग्नेश ही जब प्रतियोगिता कर रहे हों तो विपरीत राजयोग बन के भी क्या फायदा, वो तो विपरीत परिस्थिति ही बनाता है। अब कई बार कि जब चंद्रमा जो है वो इनकी कुंडली में बैठे हैं चित्रा नक्षत्र के, तो व्यक्ति नशा करे, नशाखुरानी के चक्कर में पड़ जाए, कई बार अपने प्रभावों को कमजोर कर ले और परिवार को एकजुट रखने में कई बार असफल होता है। ये एक बड़ी गंभीर बात है। सप्तम भाव में वृश्चिक राशि का बनना मतलब क्या है? सीधी सी बात है, वहां रोग की राशि बनी है और मूलतया जो यहां 8 नंबर लिखा है वो यहां का भाव है। इसके आगे मंगल और केतु का प्रभाव बड़ा खराब, तो दाम्पत्य का जो संबंध है और पत्नी का जो स्वभाव है वो ठीक नहीं, क्योंकि वो राहु केतु और मंगल के प्रभाव में है। शनि मंगल राहु केतु का सबका असर वहां पे जाकर के जातक के पत्नी के स्वभाव को कमजोर और विपरीत बुद्धि वाला बना दे। वो एक पानी पे रहे ही नहीं, कभी ये कभी वो। और सबसे ज्यादा सील है, सबसे ज्यादा जो समझदारी वाली और जो मुश्किल वाली बात है कि वो विनय संपन्न नहीं होती। वो आज कुछ और कहे, कल कुछ और निसंदेह वो भी परिस्थिति की मारी हो जाती है। अब इसी चीज को मैं अगर कर्म क्षेत्र के लिए देखता हूं तो कर्म क्षेत्र में शनि की दशा चल रही है और इसमें जब बुध आए तो शायद थोड़ी सी बात बने, लेकिन फिर भी ऋण में फंसे रहने की और काम में प्रतियोगिता की स्थिति बनी रहेगी। वो दशा 2021 के 11वें महीने में, और बहुत अच्छी दशा जो आएगी वो 2025 से आएगी। पर थोड़ा सा इंतजार अभी बुध के लिए हमें कर लेना होगा और करना ही होगा। अगर बात मैं भाग्य के साथ के तो असहयोग की स्थिति, लाभ में व्यक्ति कम पैसों पे नौकरी करे और जनवरी महीने से जो अगला वर्ष आ रहा है उस महीने से भी कुछ अच्छी चीजें मैं देख रहा हूं। हालांकि ये कुंडली चैलेंजिंग जरूर है और निस्संदेह ये जातक के जीवन को परेशान करने के लिए काफी है, ये भी क्लियर है। सुख के अधिपति ऋण में, माता के स्वास्थ्य को, और जो संपूर्ण मानसिक शांति का भाव होता है वो ये होता है चतुर्थ भाव, जहां आप 5 नंबर लिखा हुआ देख रहे हो। अब तो ये दिख कहाँ रहा है, सब तो पोत दिया मैंने, ये बात है। तो यहाँ 5 नंबर लिखा, तो मानसिक शांति का जो भाव है वो भी ऋण में है। लेकिन व्यक्ति को सरकार से लाभ मिल जाए, पैतृक संपत्ति का लाभ मिल जाए, राहु थोड़े से मशक्कत कराने के बाद उसको वो सारी चीजें दे देते हैं। लेकिन घर की सुख शांति, घर, गाड़ी, बंगला, यश, कीर्ति, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, गौरव और मानसिक जो एक गहराई की बात होती है वो छिछलेपन में बदल जाती है और व्यक्ति तुरंत क्रोध करके अपने ही काम को तुरंत बिगाड़ लेता है। इतना ज़्यादा प्रभावित करता है खुद को, क्यों? क्योंकि गौर करिए, मंगल के ऊपर शनि का प्रभाव और शनि का प्रभाव चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है। चंद्रमा अमावस्या के करीब पहुंच करके अपने आप को विष दोष से पीड़ित भी कर रहे हैं, क्योंकि शनि का जो प्रभाव है वो 4 डिग्री का और चंद्रमा का जो प्रभाव है वो 2 डिग्री का है। सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में 27 डिग्री के कमजोर, चंद्रमा कमजोर, मंगल कमजोर, शनि का प्रभाव कमजोर। तो इतने सारे ग्रहों के प्रभाव के कमजोर होने के कारण हमें निस्संदेह इस कुंडली में महादशा के अधिपति को देख लेना चाहिए, जो कि शनि इस स्थिति में है कि वो जातक को थोड़े से असहयोग की स्थिति में लेके जा रहे हैं। अब इस दशा को और भी समझते हैं तो
चंद्रमा और शनि का एक साथ बैठना, वहाँ पे व्यक्ति के जीवन में हमेशा ही दुश्मन आए ना आए बने रहते हैं। परिस्थिति इतनी ज़्यादा प्रतिकूल बनती रहे कि मन घबरा करके मरने को हो जाए, पक्की बात। पर इस सबको ठीक करने का एकमात्र उपाय व्यक्ति को बजरंगबली की आराधना करनी ही होगी, और उससे आप छुटकारा ही पाना है तो निस्संदेह बजरंगबली को मनाना होगा। गणेश जी की पूजा ये करनी होगी। अब जरा नौमांस पे लेके आऊँ। यहाँ नौमांस 12 का बना। यहाँ का जो लाभेश था वो जन्म कुंडली में 12 नंबर यहाँ पे लिखी। ये तो ठीक है, आर्थिक दृष्टिकोण से व्यक्ति को एक बार फाइनली हम ये समझ रहे हैं कि व्यक्ति का आर्थिक पक्ष अंतिम में जाकर के ठीक होता हुआ दिख रहा है, एक अच्छी दशा जब आए तो। हालांकि ये अच्छी दशा ही कही जाएगी शनि की, क्योंकि उच्च के भी हैं और बालावस्था के भी हैं, तो थोड़े से कम प्रभाव लेकिन ठीक रहेगा। उसमें उनको वो व्यक्ति को थोड़ा कई बार कमज़ोर बना देते हैं, वो यूं ही जी रहा होता है, कुछ भी बहुत बड़ा करने का ना तो उसका मन होता है और ना वो कर पाता है, क्योंकि बाल अवस्था के जो ग्रह बैठे होते हैं वो अपनी दशाओं में बहुत ज़्यादा परिणाम नहीं देते या उसमें मशक्कत करनी पड़ती है। फिर भी पक्की बात है, इस पे मैंने कार्यक्रम अलग बना रखा है। तो यहाँ पे जो गुरु यहाँ बैठे हैं वो तुला राशि के, वो गुरु यहाँ कहाँ बैठे? मिथुन राशि के। तो गौर करो, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, 9वें बैठे। तो ये एक अच्छी बात है, यानी कि व्यक्ति को अपने दाम्पत्य पे ध्यान दे देना चाहिए, और अगर हो सके तो अपने परिवार को समझाना और संभाल लेना चाहिए, क्योंकि दाम्पत्य में अगर यहाँ राहु बढ़िया बैठा है, खराब नहीं, मिथुन राशि के राहु कमजोर नहीं होते, अच्छे होते हैं। और दरअसल यहाँ का अधिपति जो है वो गौर करिए तो मंगल से प्रभावित नहीं है। यहाँ का अधिपति मंगल की दृष्टि यहाँ और यहाँ पड़ी है, यहाँ नहीं पड़ रही है। और कहीं ना कहीं अगर यहाँ के अधिपति गुरु के साथ बैठे हों तो हम फिर भी भरोसा कर सकते हैं। हाँ, निस्संदेह ये बात टूटेगी, टूटने तक चली जाए, पर अगर उसको बचाया जाए तो बचाया जा सकता है। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ के सूर्य, गुरु और शुक्र को देखिए, ये 3 ग्रह जो यहाँ बैठे हैं, यहाँ सूर्य जो बैठे हैं वो 6ठे भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं। यहाँ का अधिपति पीछे निस्संदेह व्ययात्मक है। गुरु यहाँ बैठे हैं जो जन्म कुंडली के लग्नेश खुद बैठे हैं। अगर लग्नेश यहाँ बैठा है और साथ ही साथ जन्म कुंडली, हाँ एक बात जरूर कहूँगा कि इस व्यक्ति का दाम्पत्य कमजोर जरूर है, लेकिन जिस स्थिति में ये जातक की दशा अभी चल रही है उसके आधार पर उसको आसानी से संभालने का प्रयास किया जा सकता है। सभी लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करके अगर हम उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करें तो निस्संदेह वो गुरु परिणाम अच्छे दे सकते हैं, उसकी गुंजाइश है। 6ठे भाव, 7वें भाव के अधिपति गुरु के साथ द्विद्वादश के संबंध में ये थोड़ा कमजोर, मशक्कत करवाए पर मेहनत करने के बाद सफल जरूर हो जाए, न्याय हो सकता है, क्योंकि यहाँ शनि बैठे हैं। और यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो भाग्य भाव के अधिपति मंगल जा रहे हैं यहाँ भी ये कमजोरी थोड़ी सी है। लेकिन पर एक बात मैं फिर भी कहूँगा कि गुरु का प्रभाव जब जन्म कुंडली में 5वें भाव के अधिपति पे है, गुरु का प्रभाव जब जन्म कुंडली में 5वें भाव के अधिपति चंद्रमा के ऊपर है, तो हमें एक बार प्रयास करने में कुछ जाता नहीं है। ये बात इतनी सी है। अगर गुरु केंद्र में बैठ गए हैं तो निस्संदेह हमें प्रयास कर लेना चाहिए, क्योंकि जहां वो बैठे हैं वहां के अधिपति उसके निकटस्थ होकर के ही बैठे हैं। और वैसे भी जरा गौर करिए तो यहाँ पे भाग्य का अधिपति प्रतियोगिता में जाकर के वापस उसको देख रहा है, तो भाग्य का लाभ भी है। शनि मंगल का प्रभाव है, इस वजह से वहां पे कठोरता, परेशानी, मानसिक विकलता और कई बार बात न बने, पत्नी जो है वो कई बार कुछ अलग राग आलापने वाली मिल जाए, वो धार्मिक कम हो, समझने वाली कम हो, समझदार कम हो, और तालमेल नहीं बैठ पाता है, क्योंकि गुरु और शुक्र यहाँ पे इतना ज़्यादा उसमें अहम की भूमिका दे देते हैं कि व्यक्ति जब गलती कर लेता है तो बाद में उसको पश्चाताप के आग में जलना भी पड़ता है। ये स्वभाव पत्नी का हो जाता है। अगर हम इसी कुंडली में दशमांश को देखते हैं तो दशमांश मेष का बनता है, जिसके अधिपति धन भाव में बुध के साथ बैठे हैं, जो कि पराक्रम, यानी कि व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में पराक्रम की स्थिति है, क्योंकि लग्नेश पराक्रम के साथ बैठे हैं, लेकिन वो धन में तब्दीली भी है उसकी और वो बदल सकती है। दशमांश कुंडली में सूर्य, गुरु और शुक्र का एक साथ बैठना, जहां के अधिपति चंद्रमा में नीचाभिलाषी हो रहे हैं, इस वजह से भी आय में अनिरंतरता की स्थिति बनती है और सुख व्यक्ति को परमानेंट नहीं मिलता है। ये एक अजीब बात है। उसके बाद जरा देखिए तो इस दशमांश कुंडली में जो 7वां भाव है, जहां से डेली बेसिस का इनकम देखा जाता है, वहां चंद्रमा खुद सुख के अधिपति होकर के बैठे हैं गुरु से केंद्र में, यानी कि व्यक्ति को इतनी बात पक्के तौर पे समझा जा सकता है कि उसका काम उसके साथ है। मेहनत तो अभी करनी होगी क्योंकि दशा शनि की चल रही है, और अपने आप को प्रूफ भी करना होगा कि हाँ आप में बल है, क्योंकि 7वां भाव जो है वो पाप कर्त्री में लगा है। यहां पे 7वां भाव को देखिए, एक तरफ मंगल, एक तरफ पापक चंद्रमा, लेकिन चंद्रमा नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होते हैं, उस पर गुरु का प्रभाव है। थोड़े से मशक्कत के बाद व्यक्ति का काम बन सकता है।
ये इतनी बात है, क्योंकि गुरु अगर केंद्र में बैठे हैं तो हम भरोसा उस पर आराम से और आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वो लाभ का अधिपति या लग्न का अधिपति और धन का दशम का अधिपति होकर के बैठा है। वो किसी ऐसे भाव का अधिपति नहीं है जो कमजोर है, और दाम्पत्य में आने के बाद व्यक्ति के करियर में कमजोरी भी नहीं है। और वस्तुतः एक बात बता दूं तो गुरु की जो स्थिति है यहां से, यहां तुला के बैठे, यहां मिथुन के बैठे, तो भाव अच्छा है थोड़े बहुत कमजोरी के बाद, क्योंकि सूर्य जो बैठे हैं वो जन्म कुंडली में होते हैं प्रतियोगिता और परेशानी का भाव, और शुक्र जो बैठे हैं वो जन्म कुंडली में अष्टमेश। तो इन दोनों के प्रभाव के कारण, क्योंकि छठा भाव नवमांश कुंडली में छठे भाव के अधिपति और आठवें भाव के अधिपति जाकर के सुख में बैठे हैं, इस वजह से ही जातक के जीवन में दाम्पत्य का और मानसिक सुख और विकलता की स्थिति को कमजोर कर रहे हैं। विकल होता है मन, क्योंकि सूर्य चतुर्थ में बैठे तो थोड़ा सा तो बोलक और दूर करेगा ना, और शुक्र अच्छे भाव के अधिपति तो है नहीं, इस वजह से भी कमजोरी है। वहां का अधिपति पीछे गया है, यह भी कमजोरी है। पर इन सब के बावजूद अगर एक बात जो प्रारंभिक तौर पे और प्रायोगिक तौर पे अगर बताई जाए तो निस्संदेह गुरु के बैठने के कारण इस बात की प्रबलता बढ़ जाती है कि तमाम प्रकार की परेशानियों के बावजूद अगर व्यक्ति फोकस थोड़ा सा बढ़ा दे तो उसको समेटा जा सकता है और उसको संपूर्ण प्रकार का सुख आसानी से प्राप्त भी हो सकता है, थोड़ी बहुत मशक्कत के बाद। क्लियर है? कर्म क्षेत्र में मैंने बात करी, यहां पे शनि और राहु का प्रभाव है, इस वजह से आय बिल्कुल बंद, और जो भी काम करने चले उसको रोकने का असर हो जाता है, क्योंकि डेली बेसिस और प्रत्येक दिन की जो पॉकेट मनी होती है वो सप्तम भाव में विराजमान होती है। उसके आगे पीछे शनि और राहु के प्रभाव के कारण व्यक्ति का दैनिक आय बंद, क्योंकि चंद्रमा तो पहले ही कमजोर और वह हर जगह से परेशानी में जूझ रहा है, उसके पास कोई बल नहीं है। लेकिन दशमांश कुंडली में स्थिति थोड़ी सी अच्छी और मेंटेन होते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कि दशमांश कुंडली में जो चीज़ देख रहा हूं उसके आधार पर दशम स्थान का अधिपति नीचे गया, यहां देखिए दशम स्थान का अधिपति नीचे, ये ठीक नहीं, और यहां का अधिपति मंगल जाकर के उसे देख रहा है। मतलब क्या है कि ये पहली बार में ठीक नहीं है, लेकिन यहां का अधिपति अगर उसे लग्नेश के साथ बैठ करके देख रहा है तो हम अगर अपना काम करें, बजरंगबली की आराधना करें तो बात बन सकती है। क्यों? क्योंकि इस भाव का अधिपति जहां बैठा है उस भाव के अधिपति ने वापस सातवीं दृष्टि से उसको देखा भी है। क्या कही थी बात मैंने कि किसी भी भाव का अधिपति अगर वापस मुड़ करके उसको देख ले तो उसका श्रृंगार करना सहज और स्वार्थ सिद्ध हो जाता है, यह काम बड़ा अच्छा हो जाता है। तो ये पक्की बात है, तो ये ठीक है। किसी भी कुंडली को बिगड़ने से आसानी से बचाया जा सकता है, बशर्ते हम अपने प्रभावों को, अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को, अपने आप को बदलना नहीं चाहते। और एक बात बड़ी अजीब तरीके से अगर बता दूं तो दुनिया की ऐसी कोई भी कुंडली नहीं है जो कमज़ोर होती है, और ऐसी कोई भी कुंडली नहीं है जो आपको आगे नहीं बढ़ा सकती है। आपके मन में उठ रहे विचार हमेशा ही आपके अपने ही होते हैं, उस पर किसी का भी ना तो प्रभाव होता है और ना ही वो अभाव की स्थिति में जाती है। वो हमेशा आपके साथ है, बस आप ही नहीं हो, क्योंकि ये कलयुग है और यहाँ पे किसी भी काम को करने के लिए दम लगाना ही पड़ेगा, और किसी अच्छे काम के लिए तो और भी ज़्यादा। कुंडली में धन कमज़ोर नहीं है पर ऋण में जाने की स्थिति है। अभी शनि की दशा चल रही है, इसको और भी ज़्यादा, मतलब ये क्या है, शनि क्या कहना चाहते हैं? धर्म का काल कहा जाता है शनि के काल को, शनि की दशा को धर्म का काल कहा जाता है। धार्मिक हो जाओ, प्रैक्टिकल हो जाओ और थोड़े से धर्म का पाठ पढ़ लो, अपने आप को मेहनत में झोंको। शारीरिक मेहनत जितनी ज़्यादा हो सके करने की इच्छा शक्ति जगानी होगी, क्योंकि आपका तो भाग्य, अब देखिए कुंडलियाँ जो सजती हैं वो आपके पूर्व जन्म के कृत्य के आधार पर ही सजती हैं, और वो तो बिगड़ चुकी है। अगर बिगड़ चुकी है तो निस्संदेह हमें इस कर्म को सुधार लेना होगा। बजरंगबली की पूजा एकमात्र और गणेश जी की पूजा, ये दो ही हैं जिनकी लाठी अगर कहीं गड़ जाए तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और ये तो परिस्थिति ही है जो तो उसके चुटकी के घूमने की देर है। तो ये बस आपकी कुंडली है, और वस्तुतः इस कुंडली में मैं नवमांश को तो निस्संदेह ये कह सकता हूँ कि हाँ थोड़ी सी मशक्कत वहाँ है, थोड़ी क्या है वहाँ पे। दशमांश कुंडली फिर भी संभल रही है, और जहाँ दशम भाव के अधिपति पे लग्न और मंगल का प्रभाव है तो ये अच्छी बात है। केंद्र में ही गुरु बैठे हैं उच्च के, ये ठीक है। उसके पीछे आगे राहु का, उसके पीछे कोई ग्रह नहीं, आगे कोई ग्रह नहीं, तो ये एक स्थिति कमजोरी वाली बन रही है। हालांकि मंगल का प्रभाव यहाँ है तो लग्नेश का प्रभाव अगर पंचम पे हो तो व्यक्ति थोड़ी मेहनत के प्रभाव में आ जाए तो उसको उस मेहनत का फल धन के रूप में तुरंत ही दिख जाए।
ये आपकी कुंडली है। अब एक बार आपकी कुंडली में मैं दशाओं में देख लूँ तो शनि की दशा आपकी कुंडली में भी चल रही है और ये बाल अवस्था के हैं। इनके प्रभाव को और भी बलवान बनाने के लिए हमें बजरंगबली की आराधना करनी होगी और एक लाजवर्त भी धारण कर लेना चाहिए, जिससे मानसिक स्टेबिलिटी की स्थिति थोड़ी ठीक हो जाए। अब ये आए ही हैं और दरअसल अगर हम इनकी स्थिति को देखते हैं तो 2018 से आए हैं, तो कम से कम 35 तक, अगर ये 37 तक भी चलेंगे तो अभी आरंभ में 25 तक तो थोड़ी सी मशक्क़त है। ये बात समझने वाली है 25 तक, पर ये आसानी से 1 से 2 हफ्ते में भी ठीक हो जाती हैं चीज़ें। पर जो उपाय है वो मैं आपको जो भेज रहा हूँ या फिर जो बताऊँगा, आप एक बार मुझे संपर्क कर लेना, उसके आधार पर मैं आपको ये बता दूंगा कि कौन सी चीज़ इस कुंडली को संभाल सकती है। उपाय फिर भी कुछ नहीं होता, आपको अपने कर्म का फल भोगना ही होगा। जो पिछले जन्म में किया है वो प्रारब्ध है और उससे कभी भी आप छुटकारा पा नहीं सकते। तब तक के लिए नमस्कार करता हूँ।